नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और आज खबरनामा में चर्चा होगी एक अहम मसले पर। दरअसल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई यानी कि आज कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जा रही है। 1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद लगातार छेड़े गए छद्म युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने ऐसा ही छद्म हमला कारगिल में 1999 के दौरान किया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध तकरीबन 2 महीने तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों की शहादत देश को देनी पड़ी। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी और उनकी मौत हो गई। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। यह दुर्गम क्षेत्र मात्र एक चोटी ही नहीं थी, यह तो करोड़ों देशवासियों के सम्मान की चोटी थी, जिसे विक्रम बत्रा ने अपनी और अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को लगभग 3:30 पर अपने कब्जे में ले लिया। उनका रेडियो से विजयी उद्घोष "यह दिल मांगे मोर" जैसे ही देशवासियों को सुनाई दिया, हर एक भारतीय की नसों में एक ऐसा जज्बा भर गया और हर एक दिल की जुबान भी यही दिल मांगे मोर कह रही थी। आज पूरे देश में शहीदों को नमन किया गया और 4 अलग अलग तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर लद्दाख से ही है। कारगिल में आज शहीदों को जवानों ने श्रद्धांजलि दी है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है राजधानी दिल्ली की। यहां पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि देने वो पहुंचे। इसके अलावा चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी है। तो 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी आतंकवादियों को कारगिल की चोटी पर पाया गया था। इस युद्ध में देश के कई जवान शहीद हो गए थे। एएनबी न्यूज ऐसे जवानों को सलाम करता है। देखिए हमारी अगली खास रिपोर्ट। उनका मकसद था वीर गति हासिल करना। वो चाहता था परम वीर चक्र। वो खूब लड़ा, अंतिम सांस तक लड़ा और लड़ते लड़ते हमें अलविदा कह गया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए कारगिल में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में कई वीर सैनिकों ने अपने जौहर दिखाए थे। उन्हीं में से सीतापुर के कमलापुर में जन्मे कैप्टन मनोज पांडे शामिल थे। उन्हें 4 मई 1999 को कारगिल में भारतीय चौकियों को घुसपैठियों से खाली करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो 5 नंबर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। कैप्टन पांडे बटालिक सेक्टर में दुश्मनों पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें खालुबार तक हर पोस्ट को जीतने के ऑर्डर दिए गए थे। इस दौरान उन्हें भयंकर गोलीबारी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने दुश्मनों के 4 बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी दौरान वो दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ के इकलौते सैन्य अधिकारी रहे जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया।
कैप्टन मनोज उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 1997 में गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड हुए। पिता गोपीचंद पांडे बताते हैं कि बेटे की शहादत पर कैप्टन मनोज पांडे चौराहा बनाया गया। फौज ज्वाइन करने से पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का साक्षात्कार था। कैप्टन मनोज पांडे से साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस पर मनोज ने तपाक से जवाब दिया कि मुझे परमवीर चक्र हासिल करना है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। दुर्भाग्यवश वो सर्वोच्च पुरस्कार को खुद ग्रहण नहीं कर सके। इसके पहले ही कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। कैप्टन मनोज पांडे एक बहादुर सिपाही थे। उन्होंने शहीदी से पहले कहा था कि अगर अपनी बहादुरी साबित करने से पहले मेरे सामने मौत भी आ गई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सौगंध है मेरी। और हर साल उनके शहीदी दिवस पर उन्हें याद किया जाता है। ऐसे वीर सैनिक को हम बार बार नमन करते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई यानी आज कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जा रही है। 1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद लगातार छिड़े गए छद्म युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने ऐसा ही छद्म हमला कारगिल में 1999 के दौरान किया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध तकरीबन 2 महीने तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों की शहादत देश को देनी पड़ी। कारगिल में शहीद हुए बहादुर जवानों में से एक आगरा का लाल शहीद धर्मवीर सिंह भी था। इनके बहादुरी के किस्सों की इनके पैतृक गांव में आज भी चर्चा होती है। एक रिपोर्ट देखिए। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, वज्र की माटी की तासीर ही ऐसी है कि यहाँ वीर योद्धा पले बढ़े हैं। जब कारगिल युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने की बारी आई तो ताज नगरी के वीर अपना सीना तान आगे आ गए। दुश्मन से लड़कर उन्हें हराने में ताज नगरी ने अपने 10 लाल खो दिए। कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए बेटों की जब अंतिम यात्रा निकली तो उनके आखिरी दर्शन को पूरी ताज नगरी ने पलक पावड़े बिछा दिए। उनमें से एक थे खंदौली क्षेत्र के गांव मल्लूपुर निवासी धर्मवीर सिंह। कारगिल युद्ध के समय धर्मवीर सिंह अविवाहित थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो धर्मवीर नापाक दुश्मनों से मातृभूमि की रक्षा में सीना तान कर खड़े हो गए। 30 मई 1999 को जबरदस्त लड़ाई हुई। वह बेहद ही बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बेटे की शहादत की जिक्र चलने पर माँ श्रीमती आज भी गर्व से भर उठती है और कहती हैं कि बेटे की शहादत पर गर्व है। मेरे बेटे ने देश की रक्षा की थी और आज भी बेटा बहुत ही याद आता है और छोटे बेटे की भी याद आती है। मैं तो अकेली रह गई। रक्षाबंधन त्योहार आ रहा, मेरी बेटी याद करते हैं, मैं याद करती हूँ, मेरा भाई आएगा। हाँ, बेटी याद करते हैं, रो मत है, याद करते हैं। भैया हो तो रक्षाबंधन बांधती, राखी करती, तिलक करती, रो मत है। हर साल यादें जो ताजा हो जाती हैं, जैसे कारगिल दिवस आता है, हर साल ताजा है जहाँ पे, हर साल याद करते हैं। बेटी ने भैया ने एक भैया ना रहे हो, दोनों न मिलते। छोटे बेटे के बेटे भी हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बनाएंगे आप उनको पढ़ाने? छोटे बेटा पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, और क्या कहते हैं फौज में भेज दूंगी।
वहीं शहीद के गांव मल्लूपुर में शहीद के सम्मान में एक प्रतिमा होने के साथ एक पार्क भी बना है। शहीद के परिवार में मां, छोटे भाई की पत्नी और भतीजा है। शहीद के छोटे भाई की भी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में 3 लोग हैं। शहीद की मां को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद धर्मवीर के भतीजे चेतन चौधरी का कहना है कि मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा और ताऊजी की तरह देश की सेवा करूंगा। मेरे ताऊ कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे और मेरा भी सपना है कि मैं बड़े होकर फौज ज्वाइन करूं और उनका सपना पूरा करूं। बात करें कारगिल विजय दिवस की तो स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 21 जुलाई को उसका अंत हुआ और इसमें भारत की विजय हुई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की रक्षा के लिए भारत के जिन वीर सपूतों ने शहादत दी वो आज भी लोगों की यादों में जिंदा हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनकर बच्चे बड़े होते हैं। आज 26 जुलाई है। इसी दिन 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उन्हें कारगिल युद्ध में धूल चटा दी थी। हरियाणा के नौजवान कृष्ण कुमार ने भी कारगिल युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। विजय दिवस पर वीर सपूतों को सलाम। कारगिल युद्ध के शहीदों को सलाम। हरियाणा के वीर सपूत कृष्ण कुमार को सलाम। शहीद कृष्ण कुमार के जज्बे को सलाम। सम्मान में किए सरकार ने कई वादे, कुछ हुए पूरे, कुछ रहे अधूरे। गांव तनकावाली के जयसिंह बांदर के 25 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध के समय जाट रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे। कृषक जयसिंह के 4 पुत्रों में सबसे छोटे कृष्ण थे। शुरू से उसमें देश सेवा का जज्बा था। परंपरागत कृषि कार्य को छोड़कर उन्होंने फौज में जाने का फैसला लिया। इस नौजवान ने देश सेवा के लिए सेना को चुना और शहादत से करीब 2 वर्ष पूर्व जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और छुट्टी काटकर वापस गए। फिर 15 दिन के बाद उनके शहादत की खबर आ गई। भी कारगिल में होया शहीद है। अरे 2 ही महीना छुट्टी काट के गया। 15 दिन होया होगा गया। शहीद कृष्ण कुमार के भाई बलजीत सिंह ने बताया कि शहीद कृष्ण कुमार को खेलों के प्रति झुकाव था। वह अपनी बटालियन वॉलीबॉल टीम में थे और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे और देश और आर्मी के लिए बहुत ही जुनूनी थे। वो उसका खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा वो रखते थे और मिलिट्री में जब थे तो वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे तो उसका मिलिट्री के प्रति बहुत अच्छा वो जुनून। शहीद कृष्ण कुमार की शहादत को सम्मान देते हुए तत्कालीन सरकार ने अनेक वायदे और घोषणाएं की। विशेष रूप से गांव में स्थित राजकीय मिडिल स्कूल का नाम शहीद कृष्ण के नाम पर करने और उसे अपग्रेड करने का वायदा किया। इसके अलावा कृष्ण के नाम पर गांव में मिनी स्टेडियम की स्थापना और शहीद कृष्ण कुमार के घर तक सड़क का निर्माण करने का वायदा किया गया। तो साथ ही शहीद की प्रतिमा गांव में लगाने की बात की गई।
साल दर साल बीत गए, कुछ वादे पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए। स्कूल का नामकरण तो कृष्ण कुमार के नाम पर कर दिया गया, लेकिन उसे 12वीं के दर्ज पर अपग्रेड नहीं किया गया। शहीदों का स्मारक युवाओं को प्रेरणा देता है। सरकार ने गांव में शहीद कृष्ण कुमार की प्रतिमा ही नहीं लगाई। परिजनों ने खुद के खर्चे पर कृष्ण कुमार की प्रतिमा लगाई और आज तक उसका रखरखाव गांव के लोग और परिजन ही कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने उनके आसपास बाउंड्री बना दी। इसके अलावा शहीद कृष्ण कुमार के घर तक ना ही आज तक सड़क पहुंची और ना ही मिनी स्टेडियम का निर्माण हो पाया। वायदे अधूरे रह गए, घोषणाएं पूरी नहीं हुई। हालांकि प्रशासन की ओर से सिरसा शहर में एक चौराहे का नामकरण जरूर शहीद कृष्ण कुमार के नाम पर किया गया और प्रतिमा भी लगा दी गई। तो साल में कोई प्रोग्राम होता है शहीद कारगिल दिवस पे, तो क्या आपको बुलाया जाता है, कोई मान सम्मान दिया जाता है? चादर देवे और कौन देवा बुलावा जरूर। घोषणाओं को पूरा होने का इंतजार करते करते शहीद कृष्ण के माता पिता ही दुनिया से रुखसत हो गए। रही सम्मान की बात, तो शहीदी दिवस के दिन शहीद की पत्नी का सम्मान करना सरकार कभी नहीं भूलती। करने तो साल में कोई प्रोग्राम होता है शहीद कारगिल दिवस पे, तो क्या आपको बुलाया जाता है, कोई मान सम्मान दिया जाता है? चादर देवे और कौन देवा बुलावा। सरकार का यह कार्य वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार को अपने किए गए वादों की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है, उन शहीदों का भी जिक्र होता है बड़े गर्व के साथ, जिन्होंने इस लड़ाई में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद सैनिकों में से एक हैं गांव सोफ्ता के रहने वाले जाकिर हुसैन, जिनकी शहादत के किस्से बड़े गर्व से उनके गांव में आज भी सुनाए जाते हैं। वहीं शहीद जाकिर हुसैन के परिवार के लोगों ने बताया कि पूरे परिवार में केवल जाकिर हुसैन को ही फौज में जाने का शौक था। 1988 में जाकिर सेना में भर्ती हुए। हुसैन लांस नायक थे, उन्हें ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया था। 3 जुलाई 1999 को जब कारगिल युद्ध में लड़ाई करने का ऑर्डर आया तो उस समय शाम हो चुकी थी। 22 फौजियों की टीम पहाड़ी पर जब दुश्मन से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की एक आंख में गोली मार दी। गोली मारने के बाद जैसे ही वह चट्टान की ओर से बाहर निकले, दुश्मन की एक गोली सीधे उनके माथे में लगी और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। शहीद जाकिर हुसैन के बेटों को आज भी अपने अब्बू पर गर्व है। बात पता चली हमें तो किसी बंदे ने कहा उसके पैर में गोली लगी, ये नहीं बोला शहीद। बातचीत तो कुछ ना हुई, बस फोन वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सूचना मिली, लेटर वगैरह आवे, भैया महीना में 2 महीना में, उसी से पता चली आती है जी अपनी। तो जब शहीद हुए थे 1999 में 7वें महीना में 3 तारीख को, तो काफ़ी छोटे थे हम। मैं उस टाइम सबसे बड़ा था और उस टाइम 9.5 साल का था मैं। इतनी होश हवास है। हाँ, फादर मैंने खुद देखे थे जब शहीद हो गए थे यहाँ पे, तो चेहरा वगैरह फिर वर्दी में थे और जो पेटी आती है उनमें उसमें थे। काफ़ी भीड़ थी उस टाइम। तो भाई ठीक है अपना।
ऑपरेशन विजय चलाते हुए भारत ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को पूरी तरह से खदेड़ते हुए जीत का ऐलान किया था। ये जंग ऐसे समय में छिड़ी थी जब दोनों देशों की सरकारों के बीच शांति बहाली के प्रयास लगातार जारी थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाक पीएम नवाज शरीफ के न्योते पर लाहौर भी गए थे। बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपते हुए कारगिल में हमला करने की साजिश रच डाली। एक रिपोर्ट देखिए आप। पहले से तैयार था कारगिल युद्ध का खाका। परवेज मुशर्रफ ने रची थी युद्ध की साजिश। युद्ध को दिया था ऑपरेशन कोह-ए-पैमा का नाम। क्या युद्ध से नवाज शरीफ थे अनजान? पाकिस्तान के साथ 2 पूर्ण युद्ध के बाद ये एक सीमित युद्ध था जो लगभग 3 महीने चला। पाकिस्तान के ऑपरेशन कोह-ए-पैमा का जवाब भारत ने ऑपरेशन विजय से दिया था। इस युद्ध का एक परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान में एक बार फिर से लोकतंत्र खत्म हो गया था। नवाज शरीफ बाद में जेल में डाल दिए गए। कारगिल युद्ध के मास्टरमाइंड परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बन गए, जो बाद में उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी से आगरा में मिले, जिनके कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। आगरा में मुशर्रफ का शानदार स्वागत उसी वाजपेयी सरकार ने किया था जो मुशर्रफ के कारनामों के भुक्तभोगी थी। दिलचस्प बात ये थी कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तानी सैन्य जनरल मुहाजिर था, जिसका परिवार भारत की राजधानी दिल्ली से गया था। नहीं तो इसके पहले भारत के खिलाफ तमाम साजिश रचने वाले सैन्य जनरल पश्तून या पंजाबी थे। हालांकि कारगिल इलाके में घुसपैठ कर सियाचिन से भारत को हटाने की योजना पाकिस्तानी सेना जनरल जिया उल हक के समय से बनाई जा रही थी, लेकिन जनरल जिया के अफगान युद्ध में सोवियत सेना के खिलाफ फंसे होने के कारण पाकिस्तान सेना ने जिया के समय में कारगिल घुसपैठ की योजना को टाल रखा था। एक तरफ तो पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ उसी दोस्त की पीठ में छुरा भी घोंप रहा था। आखिर पाकिस्तान की ये दोगुली नीति के पीछे उनके मंसूबे क्या थे, इन्हें हम जानते हैं। दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान घोंप रहा था खंजर। लद्दाख को कश्मीर से काटना चाहता था पाकिस्तान। पाकिस्तान को थी बहुत बड़ी गलतफहमी। विवाद बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाएगा मामला। कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण में पाकिस्तान को मिलेगा लाभ। दरअसल बेनजीर भुट्टो जब दोबारा 1993 से 1996 तक सत्ता में थी, तब भी पाकिस्तानी सेना कारगिल में घुसपैठ करके लद्दाख को कश्मीर घाटी से काटने की योजना बना रहा था। इस योजना को मंजूरी के लिए जब बेनजीर भुट्टो के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कोह-ए-पैमा या ऑपरेशन कारगिल का मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के लिंक को खत्म करना था। पाकिस्तानी जनरलों ने इसके लिए जहां पाकिस्तानी लोकतांत्रिक हुक्मरानों को बेवकूफ बनाया, तो वहीं उनकी एक गलतफहमी ये भी थी कि विवाद बढ़ने के बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाएगा और इससे कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण में पाकिस्तान को लाभ मिलेगा। दिलचस्प बात ये थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अंत में दी थी और उन्हें ये भी कहा था कि वास्तव में यह ऑपरेशन कश्मीर फतेह है। हालांकि नवाज शरीफ को लेकर यह लिखा जाता है कि नवाज शरीफ को वास्तव में सेना के कारगिल ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी। वो भारत से कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी।
जब परवेज मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन का उद्देश्य कश्मीर बताया तो नवाज खासे खुश हो गए थे। दरअसल पाकिस्तानी जनरलों की योजना अनुसार कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले NH1 को हिट करके कश्मीर और लद्दाख का लिंक खत्म कर दिया जाएगा ताकि सियाचिन से भारत सेना वापसी पर बाध्य हो जाए। लेकिन जनरलों की यह चाल कामयाब नहीं हो पाई और अंत में नवाज शरीफ को इज्जत बचाने के लिए अमेरिका भागना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की वापसी भारतीय इलाकों से होने लगी। भारत को अंततः 26 जुलाई को पूरी सफलता मिली और भारत ने अपने तमाम इलाके अपने कब्जे में ले लिए। दरअसल ऑपरेशन कारगिल 4 लोगों के गैंग का खेल था और इसीलिए पाकिस्तानी सेना इस प्लानिंग में फेल हो गई। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कारगिल विजय दिवस को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। चौतरफा हर कोई आज सिर्फ शहीद वीर जवानों को याद कर रहा है और इस खास मौके पर चलिए अब हम चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। एक खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा मेहमान से हम आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन अनिल गौर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सर मेरा सवाल बस सीधा सा है, विजय के 22 साल में विरोधियों को तो खूब सबक मिले, लेकिन अब हम कहां खड़े हैं? पल्लवी जी बहुत अच्छा सवाल है आपका और मेरे हिसाब से ये हर भारतीय को, चाहे वो सेना में है, चाहे वो पॉलिटिकल है अरेना में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है जी, और चाहे वो बिजनेसमैन है, वो ये सवाल हर एक को अपने जहन में सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। देखिए आज हमारे पास हमारे साथ 2 बड़े मुल्क जो हैं चीन और पाकिस्तान जो है वो हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं और अब चीन जो है वो सारा का सारा खेल कर रहा है। पहले तक अभी तक सिर्फ पाकिस्तान अकेला था, अब ये चीन के इशारों पे चल रहा है और चीन जिस तरीके से चाहेगा उस हिसाब से करेगा और बीच में अब हमारा जो इलाका है हम जो है वहां फंसे हुए हैं। अब चीज ये है कि भारतीय सेना ने अपना जो शौर्य है, मैं कहूँगा जिस तरीके के काम करने का तरीका है, वो सारे दुनिया में और सारे मुल्क को पता है कि भारतीय सेना जो है जो टास्क लेती है उसके अंदर वो अपना बलिदान दे के भी वो उसको पूरा करती है और उसमें कोई कमी नहीं। कमी कहाँ रह जाती है? हमारे बाकी शौकों में। अब ये जो चीज है, हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल विल जो है, साथ में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और साथ में हमारा जो मैं कहूँगा इवन जो आम आदमी है हमारा देश का, उसको ये देखना है उसने भारतीय सेना को किस तरीके से सपोर्ट करना है। भारत की सेना एक ऐसी मैं कहूँगा एक मजबूत कड़ी है हिंदुस्तान की, जिसके ऊपर सारा हिंदुस्तान जो अगर वजन डालेगा तब भी वो रीढ़ की हड्डी की तरह उसको संभाल लेगी। और ये हम जो है जिस हिसाब से आज के युग में जिस हिसाब से भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, आप बार बार देखिए कहीं से मिलिटेंसी आ रही है, कहीं से ये अब ड्रोन्स आ रहे हैं, कहीं पे बीच में और दूसरी प्रॉब्लम्स है, ये सारे भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए है। उस चीज को हमने देखना कि हम ना होने दें। और ये आज की तारीख में आप देखिए, जब चीन ने भी अब लद्दाख में घुसपैठ की है, भारतीय सैनिक इमीडिएटली तो देखिए ना एक्लेमेटाइज होते हुए भी ना अगेन जैसे पहले होता था कि ना उनके पास इक्विपमेंट है, वो उसके बिना भी वो वहां पे जाके अपने लिए तैयार अपने मोर्चा संभाला उन्होंने और चीनियों को वहां पे खदेड़ा है। तो चीज ये है देखने की कि भारतीय सेना को देखभाल करने के लिए और भारतीय सेना को सबसे समक्ष रखने के लिए मैं कहूँगा और उसकी सारी देखभाल करने की किसकी जिम्मेदारी है?
वो है जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो है सेटअप की। उसके अंदर ये देखना कि आप बार बार जो बजट है जो फौज का वो कम करते जाएंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन ने आपको ये मौका नहीं देना कि सोचने का कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। और आज जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, और अफगानिस्तान में आप देखिए तालिबान का हुकूमत आने वाली है, जिस हिसाब से नियरली 60% 70% उन्होंने पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान अपने कब्जे में कर लिया है, अमेरिका वहां से चला गया है, वो भी जो सारे आतंकी है वहां से फ्री होके उन्होंने फिर कश्मीर की तरफ मुख करना है। तो अब जरूरत ये है कि आप डिफेंस का जो है हमारा जो डिफेंस का बजट और डिफेंस का जो सारी फैसिलिटीज और सारा कुछ है वो उस हिसाब से रखें, ताकि मोराल जो है हमारे फौजियों का वो ऊपर रहे। क्योंकि आज की डेट में मोराल बहुत नीचे हो गया है मैं कहूंगा, क्योंकि कई ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिससे कि वो लगता है, फौजियों को लगता है कि देश जो है जो हमारा वो हमारे साथ नहीं खड़ा, हम इतनी कुर्बानी देते हैं पर वो हमारे साथ नहीं खड़ा। तो ये जो चीज एक फीलिंग आ गई है उस फौज के अंदर, मैं कहूंगा कि ये देखना है हमारे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने, पॉलिटिकल सेटअप ने, कि किस तरीके से हम उसको दूर करें। चाहे वो जितने मसले हैं उसके अगर मैं लेना चाहूं तो बहुत मसले हैं, बोलते सबसे बड़ा तो ओआरओपी का ही है जो अभी तक नहीं फैसला हुआ उसका। दूसरा जो बाकी चीजें हैं उनकी पेंशन का है, बाकी और सारी चीजों का, ये सारे मसले जो हैं ये सारे के सारे बैठ के इसको ये देखना है कि हमारे कि फौज का मनोबल जो है वो अटूट रहे। और वो सारा से ये बातें कोई और नहीं कहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नेशनल टीवी के ऊपर नहीं कहेगा, पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि आज की तारीख के अंदर फौज के अंदर एक ऐसा फीलिंग आ गई है कि देश को नहीं देख रहा, हमारी देखभाल नहीं कर रहा। हम जो है देश के लिए कुर्बानी भी देते हैं पर देश हमारे लिए कुछ नहीं करता। बिल्कुल सर, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि कारगिल और पिछले साल जो LAC पर हुआ उसमें कितनी समानताएं हैं, और क्या आपको ये लगता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों की इन दोनों ही समय में बहुत बड़ी लापरवाही या कहीं ना कहीं एक चूक रह गई थी और इसका ही नतीजा हम सब ने देखा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो करगिल ऑपरेशन हुआ, जिस तरीके से घुसपैठ हुई है पाकिस्तानियों की और इन हाइट्स को कैप्चर करने की, ये इसमें टोटल फेलियर हमारे इंटेलिजेंस का था। हमारे RNW और IB और बाकी जितने हमारे महकमे हैं जो अपने आप को बड़े कहते हैं कि हमने हम खेमे के अंदर जाके इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, उनका था। और उसके बाद चीन की जिस तरीके से लद्दाख के अंदर घुसा है वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए जो फौज की जो अपनी इंटेलिजेंस यूनिट था, जो जब जनरल VK सिंह थे जब उन्होंने बनाई इंटेलिजेंस यूनिट, वो जब है मनमोहन सिंह के UPA गवर्नमेंट के भाई 1 और 2 इन्होंने उसको डिसबैंड कर दिया और सारा का सारा इंटेलिजेंस गैदरिंग फौज के इधर से हटा दी है। आज फौज जो है एक्सटर्नल से कहीं से भी इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं कर सकती, ये सारा का सारा इन्होंने कहा कि नहीं ये वो करेंगे। उसकी वजह से अब आज क्या है कि आज फौज को मुश्किल है, क्योंकि देखिए जब इंटेलिजेंस गैदरिंग आपके इधर से निकल गई, इसका मतलब आप जो है पहले आपने डिसबैंड वो इसलिए किया क्योंकि आपको लगा कि भाई ये फौज जो है ये पॉलिटिकल हो गई है, ये कल को कुछ और कर सकती है। और मैं आपको यकीनन एक चीज कह सकता हूं, भारत की फौज और भारत के जो सैनिक हैं वो टोटली अपॉलिटिकल हैं। ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश जो करते हैं, चाहे वो मौजूदा सरकार है चाहे पिछली सरकारें हैं, ये उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत की फौज जो है, फौजी जो है वो कहते हैं नहीं, मेरी जो शपथ है वो शपथ है मेरी आइन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के साथ खड़ा होना है, बचाना है बनस्पत इसके किसी गवर्नमेंट को या किसी और सरकार को, इसलिए वो नहीं होगा। पर ये जो चीजें करते हैं उससे होता क्या है, देखिए इतनी दूरी आ गई। अब आपके पास उन्होंने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई, उसके बाद में अब करगिल रिव्यू कमेटी का भी डिसीजन जो है आप देखिए 15-16 साल लगे। 2019 में जाके इस गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक TDS बनाएंगे, और TDS को क्या बनाया उन्होंने, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जो एक उसका रुतबा था, एक वो डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह से ऊपर के रुतबे में था, आज उसको आपने सेक्रेटरी बना दिया डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। मतलब कि वो आपका जो 12 नंबर से आप वो सीधा उसको 23 नंबर पे ले आए हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर। तो ये जो चीज है, ये मैं कहूंगा ये सारी फौज के लोग जो हैं
सिपाही से लेकर अफसर तक सारे देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये जो है इस तरीके का करना, जहां पे सीडीएस जो एज पर करगिल रिव्यू कमेटी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था हमारा, ही वॉज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, और उसका कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में उसका एक सीट होनी थी कि भाई गवर्नमेंट को वो पूरा गाइड करने के लिए उसको आपने मैं कहूंगा एक क्लर्क बना दिया जी, इंटीग्रेशन कराओ जी, आप जो फौज के अंदर इंटीग्रेशन करा लो, ये करा लो। जो असली मसला है जो डिफेंस ऑफ जो कंट्री है उससे आपने उसको दूर कर दिया। अब आप वहां डिफेंस सेक्रेटरी जाके अपने वो देखेगा, बातें करेगा, जो भी करेगा, पर ये जो चीज है यही चीज जो है जो देश को कमजोर कर रही है। और अभी हाल में हमने ये भी देखा था सर, ज्यादा दिन हुए नहीं है उस वाकयात को, जब सीडीएस बिपिन रावत ने ये कहा था कि आर्मी के लिए बहुत मदद करती है वायुसेना, और उसके बाद आरकेएस भदौरिया ने उनके बयान पर आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मदद नहीं करती है, हमेशा साथ में खड़ी होती है और बिल्कुल सपोर्टिंग सिस्टम है। ये वाली बात भी हुई थी बीच में कि थोड़ी बहुत छिटपुट भी हमने देखी थी। ये रादर मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट था कि ये पब्लिक डोमेन में आ गया। ये तो जो इंटर सर्विसेज जो चल रही है, देखिए इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं अपने जो वो आपस के अंदर होती है, पर ये डोमेन में पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। आ गया, कोई बात नहीं, इसकी वो कोई इतनी वो खटपट वाली बात नहीं है इसके अंदर। मैं तो ये कहूंगा कि ये बैठ के आपस में सुलझ जाएगा सारा मसला, क्योंकि अब जो थिएटर कमांड वगैरह बना रहे हैं, जो रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं फौज को, जो थिएटर कमांड वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर अब वायुसेना की भूमिका जो क्या होगी, किस हिसाब से होगा, वो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। ये तो अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि ये चलती रहेंगी जब तक ये इसके ऊपर जो है पूरा का पूरे सहमति नहीं हो जाएगी। और इसके लिए पर सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो देखने वाली बात यह है कि आपका जो सीडीएस का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो एज पर करगिल रिव्यू कमेटी और जो बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से क्या रुतबा होना चाहिए था और अब क्या है, वो देखने वाली बात है। आप वो देखिए ना, अब वो क्यों हुआ, वो गवर्नमेंट को देखना है कि भाई, और इसी से ये डाउन द लाइन तक जाता है कि वो पता लगता है कि नहीं जी, अब आपने जो सीडीएस को उसी खेमे में रख दिया जहां पे बाकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ और नेवल स्टाफ है, और उसमें कहा जी ये इसी लेवल का रहेगा और उसी के इन्हीं का इक्वल रहेगा। तो आप क्या बना रहे हैं? आप बाकी मुल्कों में देखिए सीडीएस का रुतबा क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है उसका रुतबा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वो, और किस तरीके से उसकी एडवाइस जो है वो जो भी चाहे प्रेसिडेंट है जो है वो सीख करते हैं उससे सलाह मशवरा करने के लिए कि भाई क्या करना है आगे। यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे जो आर्म फोर्सेज है उनकी एडवाइस नहीं ली जाने से, बल्कि आप लेते हैं एडवाइस ब्यूरोक्रेट्स की और बाकियों की, जिनको मैं कहूँगा फंक्शनिंग के बारे में नहीं पता। और बार बार जो हमारा हम इसीलिए आप देखें, एक चीज जो हमें लानी होती है, एक मसला आपको मैं छोटा सा बताऊं, जो अब ड्रोन अटैक हो रहे हैं, देखिए पिछले 4 साल से ड्रोन की जो प्रॉब्लम है ये है, उसके ऊपर फौज ने कितनी बार कहा कि जी ये ड्रोन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब टेक्निकल एरिया में भी यहाँ पे 2 बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए ड्रोन ने, और कल ये 2 दिन पहले अखनूर के ब्रिज के पास 5 किलोमीटर तक वो ड्रोन आ गया जिसको शूट डाउन किया उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं, और अभी तक हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि अब फौज के पास आप सिर्फ एक हम दे सकते हैं, डिमांड दे सकते हैं, आप ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं, बाकी डिसीजन जो लेना है वो पॉलिटिकल क्लास ने लेना है या ब्यूरोक्रेसी ने लेना है, वो फौज ने नहीं लेना। फौज ने तो आगे का कार्रवाई देखी है कि भाई ये हमने दे दी। हाँ, अगर फौज की बात होती कि फौज ने अगर ये करना होता तो मैं आपको यकीनन कहता हूँ अभी तक वो जो चीज है आ गई होती हमारे पास और हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते। तो ये जो चीजें हैं देखने वाली हैं कि भाई आपने क्या सिस्टम रखना है हिंदुस्तान के अंदर, किस हिसाब से आपने चलाना है इसको, क्योंकि 70 साल हो गए हैं इसको देखते हुए। 62 से लेकर देखिए 62 का डिबैकल भी इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी एक चलाई, अपने आप से किसी को जनरल बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, कोई उसके अंदर उसको चलाने की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो डिबैकल हो गया। अब उसके बाद में आपके पास 65 हुआ, 65 के अंदर भी आप, मैं कहता हूँ बड़े आप खुशकिस्मत है जो आप बच गए। 71 के अंदर आपने जो है, क्योंकि जनरल मानेकशॉ जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे
उनकी एडवाइस हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ली, इसीलिए हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली उसके अंदर। और इसी हिसाब से अब देखिए करगिल हुआ, उसके बाद में हमने उससे क्या सीखा, फिर लद्दाख हो गया। अब ऐसे ही चलता रहेगा, मैं कहूंगा कि आने वाले सालों में भी यही चलता रहेगा कि अब लद्दाख के बाद में क्या हो सकता है कि शायद अरुणाचल हो जाए या कुछ और हो जाए। तो ये जो चीजें हैं हमने उसको कैसे टैकल करना है, एक थॉट प्रोसेस जो हमारा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज जो दुश्मन हमारे आगे है उसका थिंकिंग बहुत आगे चली गई है। चाइना हमारे से बहुत एडवांस तरीके से आगे चल पड़ा है। हम डिफेंस का बजट कम करते जा रहे हैं। में कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता बहुत अभी भी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। रक्षा नीतियों में किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है, ये सवाल मेरा रहेगा। लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। कारगिल विजय दिवस को आज 22 साल पूरे हो चुके हैं। इन 22 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ, रक्षा नीति हमारी किस स्तर पर है, इन तमाम खबरों पर, इन तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ अनिल गौड़ जी लगातार बने हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल कर रही थी कि रक्षा नीति में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। और सबसे अहम सवाल मेरा एक और ये भी है कि अभी की जो वर्तमान सरकार है वो अपने खाते में एक उपलब्धि ये जोड़ती है कि पूर्ववर्ती सरकारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन हमारे कार्यकाल के दौरान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को समर्थन मिलता है, हमारे देश को सहयोग मिलता है और हर कोई हमारे पक्ष में खड़ा है। आपका रिएक्शन मैं इस पर जरूर चाहूंगी। देखिए, जो वर्तमान सरकार ये सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है, क्योंकि एक उपलब्धि जो हमें इस एक कार्यकाल में हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, वो है कि डिप्लोमेटिकली हमने अपना पक्ष जो है सारे मुल्कों में रखा है और सारे मुल्क जो हैं अब उनको हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है और सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान इस हिसाब से हावी हो जाता था कि सारे के सारे पाकिस्तान की बात सुनते थे, पर अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो है उसकी असली चिट्ठा जो है सारी दुनिया के अंदर दिखा के लोगों को ये बता दिया है कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए ये उपलब्धि बहुत अच्छी है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हम डिप्लोमेटिकली जितने स्ट्रॉन्ग हैं इतने ही हमें मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप देखिए लद्दाख के अंदर जब ये घुसपैठ वगैरह हुई, हमें क्या करना पड़ा, इमरजेंसी मतलब कि ऑफ द शेल्फ परचेज, इमरजेंसी सारा कुछ। आज तक आप देखिए 70, मैं तो कहता हूँ 70-72 साल होने वाले हैं, आप लद्दाख को हिंदुस्तान के साथ 12 महीने नहीं जोड़ सके। आपका 6 महीने लद्दाख कट ऑफ होता है और वहाँ चाइना देखिए, चीन देखिए किस हिसाब से बुलेट ट्रेन के साथ में उन्होंने ट्रेन जो है वहां से लासा तक ले आए और लासा से अब अरुणाचल प्रदेश आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से अब नेपाल के उधर भी ला रहे हैं वो। तो वो किस हिसाब से कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि वो फंड एलोकेट कर रहे हैं उसको, उनको पता है कि क्या करना है। हम जो है अपने जो डिफेंस बजट हम कम करते जा रहे हैं और अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जो मौजूदा सरकार के दौरान हमारा डिफेंस बजट सबसे कम रहा है और इसीलिए जब अभी लद्दाख की बात हुई उसके अंदर हमें ऑफ द शेल्फ परचेज इमरजेंसी पावर देनी पड़ी है आर्मी कमांडर्स को और हमारे जो बाकी लोगों को फौज के अंदर कि भाई आपको जो इक्विपमेंट चाहिए आप ये पैसे हैं आप खुद खरीद लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी नीति इस हिसाब से होनी चाहिए कि हर चीज हमारे पास पहले ही होनी चाहिए ताकि हम जो फौज जो है उस हिसाब से प्लान कर सके। यही बात जब 62 में आप देखिए 62 के अंदर भी यही बात हुई थी कि हमारे फौजी जो है बिना एक्लेमेटाइज हुए बिना जूतों के, बिना कपड़ों के, सही कपड़ों के जो है वो उनको उन पर चढ़ा दिया था चीन के फौज के खिलाफ और क्या हाल हुआ था। अब भी अगर मैं कहूँगा 62 के बाद 2021 के अंदर भी यही अगर होना है तो इसका मतलब हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं गलत है।
इस सोच को हमें ठीक करना है, बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस सोच को ठीक नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर ये एक खतरा मंडराता रहेगा कि आज या कल जो दुश्मन है वो पूरा का पूरा जो है हावी होगा, और उसके अंदर फिर वही बात आ जाएगी कि हमारे वीर जवान जो हैं वो अपना बलिदान देते रहेंगे इस मातृभूमि के लिए, पर जो हमारा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है वो कभी बदलेगा नहीं, वो इसी हिसाब से चलता रहेगा। पाकिस्तान और भारत के बारे में अगर हम बात करें तो ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है और हम हर बार यही देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में फिर से संघर्ष को लेकर दोबारा समझौता हुआ है। इस समझौते का आप क्या अर्थ समझ रहे हैं और आपको लग रहा है इस समझौते का कोई असर अभी नजर आ रहा है या फिर आने वाले समय में नजर आएगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि धारा 370 हटने के बाद से क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम ये ले लेते हैं कि ये जो इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया, मेरे हिसाब से ये जो सीज फायर डिक्लेयर किया ये पाकिस्तान का एक चाल है, क्योंकि इसके आड़ के अंदर वो अपने जो वहाँ पे जो सारा डिफेंसेस के छोड़ के साथ में लॉन्च पैड भी है और साथ में अपने जो अब ये यूएवी का जो ये ड्रोन का सिस्टम है इसको पूरा का पूरा वहाँ सेट कर रहा है, इसके लॉन्च पैड वगैरह सारे तैयार कर रहा है, और मिलिटेंट्स जो हैं वहाँ पे ट्रेन करके इसने पूरे लॉन्च पैड पे रखे हैं उनको इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। तो ये जो एक उसका प्लॉय है कि अब देखिए, अब अगर हिंदुस्तान जो है उसके लॉन्च पैड के ऊपर अटैक करता है तो वो कहेगा देखिए जी हमने तो युद्ध विराम किया था, ये देखिए जी हिंदुस्तान ने कर दिया। आप देखिए जब से ये जो सीज फायर हुआ है कितने ड्रोन जो हैं ड्रोन हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, और उसी के साथ साथ जम्मू टेक्निकल एरिया जो है एयरपोर्ट का टेक्निकल एरिया है उसके अंदर 2 ब्लास्ट किए और एक अब जो ड्रोन इन्होंने अखनूर ब्रिज से 5 किलोमीटर दूर पहले शूट डाउन किया। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, और पाकिस्तान के कौन उसको चला रहा है? ये ISI है, और उनका जो अनमैन्ड एरियल जो ब्रिगेड है वो उसके लोग चला रहे हैं उसको। तीसरा, आप देखिए युद्ध विराम के बाद और अभी हमारे रजौरी में भी अभी ये मुठभेड़ हुई है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंट्स को शूट डाउन किया है, और ऊपर शुपैया उधर अपना बांडीपुर वगैरह में भी यही हुआ है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया की आंख में धूल झोंक रहा है, वो अपना FATF से बचने के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा युद्ध विराम नहीं कराता तो कल को FATF में फिर जैसे वो बचता रहा है कि भाई वो चीन वगैरह उसको बचा लगे, ग्रेव लिस्ट में है, वो उसी में रहेगा, तो वो उसके एक दिखाने के लिए सारी दुनिया को कि नहीं जी हमने युद्ध विराम कर दिया, हम कुछ नहीं कर रहे, अब अगर करेगा कुछ तो भारत ही कर रहा है। तो ये चीज जो है ये उसका तरीका है। तो हमारे को फिर भी अब देखिए, मैं तो ये कहूंगा, मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जिस हिसाब से इनके ड्रोन अटैक, ये ड्रोन आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम उसको वहां क्यों नहीं हिट करते? हमें दुनिया को सबको बताना है कि भैया ये ड्रोन देखिए उधर से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान भेज रहा है, ये मिलिटेंट भेज रहा है, हम इसलिए जो उनके लॉन्च पैड्स हैं उनको हम हिट करेंगे, और इसलिए हमारा एक कर्तव्य है अपने देश को बचाने के लिए। तो ये चीज हमें करनी चाहिए जो हम नहीं कर रहे। एक दूसरी बात, आपने कहा कि 370 के बाद क्या, आर्टिकल 370 का अबॉर्गेशन के बाद क्या माहौल हुआ? अब सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि देखिए कश्मीर घाटी के अंदर जो है पत्थरबाजी वगैरह वो बंद हो गई, जिस हिसाब से एंटी इंडिया स्लोगन चलते थे वो बंद हो गए, जिस हिसाब से जो साहब पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के स्लोगन थे वो बंद हो गए। अब जो है सबको ये पता लग गया है कि भैया कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जा सकते, आप एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो जिस हिसाब से पहले ये 370 की आड़ के अंदर ये बार बार बैकडोर एंट्री से ये अपने लोगों को नौकरियां दे देते थे, यहाँ पे घोटाले होते थे, और अब भी देखिए NIA की इन्वेस्टिगेशन ने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया है कि किस हिसाब से पैसा जो है पाकिस्तान से आ रहा था कश्मीर घाटी के अंदर। अब एटलीस्ट ये सारी बातें जो है सामने आई हैं और उसके ऊपर एक चेक लग गया है, और लोगों के जहन में एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि जो भी ये लीडर हमें, चाहे वो हुर्रियत वाले थे, चाहे वो सेपरेटिस्ट थे, चाहे पाकिस्तान था, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला स्लोगन तो कहीं नहीं, अब ये आ गया है कि जी लाहौर बनेगा हिंदुस्तान या मुजफ्फराबाद बनेगा हिंदुस्तान। अब ये छोड़ दो आप कि ये चीज जो है लोगों के जहन में आ गई है, और अब लोग जो है वो ये सोच के, इसीलिए आप देखिए मिलिटेंसी के खिलाफ लोग खड़े हो गए, और इसलिए आप देखिए जब जनवरी
2021 से लेकर आज तक तकरीबन 92 मिलिटेंट मारे गए हैं। और वो कैसे मारे गए हैं, उनकी इस्लाह किसने दी है? उसकी इस्लाह कश्मीरी अवाम ने दी है। कश्मीरी अवाम अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, मिलिटेंसी के खिलाफ, और वो अब बेझिझक खड़ा है। क्योंकि पहले क्या होता था, वो डरते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देंगे तो रात को कोई उनके घर में आएगा, उनको गोली मार देगा, और यही होता था पहले। पर अब ये खत्म हो गया, ये डर खत्म हो गया उनके अंदर। और वो देखिए आपको, इसीलिए पीछे जब ये इनका नाइकू जो एक लीडर था, जो जिंदा था, उसने पोस्टर लगाए थे और लोगों को ये कहा था कि भाई अगर कोई मिलिटेंट आपके घर में आता है पनाह लेने के लिए, आप किसी को मत बताना। रहा है वाकई में बदलाव बहुत कुछ आया है, लोगों की सोच में भी बहुत बदलाव आया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो कारगिल विजय दिवस को 22 साल पूरे हो गए हैं। सवाल यह है कि इन 22 सालों में विरोधियों को तो बहुत सबक मिल गया, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? और कहीं ना कहीं ये बात जहन में जरूर आती है कि रक्षा के क्षेत्र में हमें नीतियों को बदलने की बहुत आवश्यकता है, और इसके अलावा खुद के सिस्टम को अपग्रेड करने की भी यहाँ पर काफी जरूरत अब भी महसूस होती है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।